सीखना या अधिगम किसी भी प्राणी के जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। जब हम मानव सीखने की बात करते हैं, मानव अधिगम की बात करते हैं, तो उसमें सीखने का एक प्रकार शाब्दिक सीखना या वाचिक सीखना या वाचिक अधिगम एक अलग महत्व रखता है। तो साइकोटॉक के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए, वर्बल लर्निंग क्या है, वर्बल लर्निंग के मटेरियल्स क्या हैं, वर्बल लर्निंग का मेथड क्या होता है, इन सब पे चर्चा करते हैं। वेलकम बैक। अगर लर्निंग को सामान्य तरीके से देखा जाए तो कहा जाता है कि कोई भी जब बिहेवियर में चेंज होता है वो लर्निंग कहलाता है। लेकिन बहुत ऐसी कंडीशंस लाइफ में होती हैं जिसमें बिहेवियर में चेंज होता है बट हम उसको लर्निंग का नाम नहीं दे सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति फटीगनेस की कंडीशन में है, उसके बिहेवियर में चेंज हो सकता है। कोई ड्रग की कंडीशन में है, उसके बिहेवियर में चेंज हो सकता है। मैच्योरेशन के कारण बिहेवियर में चेंजेस होते रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सभी चेंजेस लर्निंग कहलाएंगे? मनोविज्ञान कहता है नहीं। ये सब चेंजेस जो कि ड्रग के कारण हो रहा है, फटीगनेस के कारण हो रहा है, मैच्योरेशन के कारण हो रहा है, यह बिहेवियर चेंज लर्निंग नहीं कहलाएगा। तो अधिगम है क्या? जब किसी के बिहेवियर में चेंज हो और वह चेंज प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के कारण हो, तब वह चेंज लर्निंग कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। अगर हम इसको डिफाइन करें तो कहा जा सकता है कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस कैन बी कॉल्ड लर्निंग। मीन्स अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन हो रहा हो और वह परिवर्तन अभ्यास और अनुभव के द्वारा हो, तब वह परिवर्तन अधिगम कहलाएगा। किसी अन्य कारण से हो रहा है तो वह अधिगम की श्रेणी में या सीखने की श्रेणी में नहीं आएगा। जब हम ह्यूमन लर्निंग की बात करते हैं तो लर्निंग का एक पार्ट या एक टाइप जिसे वर्बल लर्निंग कहा जाता है या शाब्दिक सीखना कहा जाता है या वाचिक अधिगम के नाम से जाना जाता है, वह बहुत ही महत्व रखता है। वाचिक अधिगम जब हम अक्षरों के द्वारा सीखें, अंकों के द्वारा सीखें, शब्दों के द्वारा सीखें, चिन्हों के द्वारा सीखें, यदि इन सब के द्वारा हम अधिगम कर रहे होते हैं या सीख रहे होते हैं तो यह अधिगम वाचिक अधिगम या शाब्दिक अधिगम कहलाता है। चलिए देखते हैं, जब ह्यूमन लर्निंग में वर्बल लर्निंग हो रही होती है तो वर्बल लर्निंग में कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन सी सामग्रियां यूज़ की जाती हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स में। वाचिक अधिगम के मटेरियल में जो पहला प्रकार है वह निरर्थक पद या CVC त्रिवर्ण कहलाता है। नॉनसेंस सिलेबल्स और CVC ट्राइग्राम। CVC पैटर्न मतलब 3 अक्षरों का वह निरर्थक पद जिसमें पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो, दूसरा वॉवेल हो और तीसरा फिर कॉन्सोनेंट हो। मतलब व्यंजन, स्वर, व्यंजन, इस तरीके का यदि कोई निरर्थक पद बनाया जाए तो वह CVC ट्राइग्राम कहलाता है। एबिंगहास ने सबसे पहले CVC ट्राइग्राम का निर्माण किया था। उन्होंने लगभग 2300 ट्राइग्राम्स बनाए थे और उन्हीं ट्राइग्राम्स की सहायता से वर्बल लर्निंग का एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि आज भी प्रचलित है और ऐसे ट्राइग्राम्स की सहायता से वर्बल लर्निंग के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। जैसे KUZ, TEK, BEW इत्यादि, ऐसे कई हम बना सकते हैं। यहाँ क्या हम देख रहे हैं, जो पहला लेटर है वह व्यंजन है, दूसरा लेटर स्वर है और तीसरा लेटर फिर व्यंजन है। ऐसे ट्राइग्राम्स की एक लिस्ट बना ली जाती है और उन लिस्ट को सब्जेक्ट के सामने प्रेजेंट किया जाता है और फिर उनसे रिकॉल लिया जाता है।
जब हम CVC ट्रायग्राम बनाएं तो कुछ प्रिकॉशन हम लोगों को लेना आवश्यक है। जब भी आप एक्सपेरिमेंट करें और आप CVC पैटर्न में एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो, CVC ट्रायग्राम के द्वारा वर्बल लर्निंग का एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो, तो जब CVC ट्रायग्राम बनाएं तो कुछ चीज़ों पर आप ध्यान दें, कुछ प्रिकॉशंस आपको बरतना होगा, तभी आपका एक्सपेरिमेंट सही होगा। पहला प्रिकॉशन ये है कि जब भी CVC ट्रायग्राम आप बनाएं तो कोई ऐसा वर्ड न बने जिसका कोई अर्थ निकलता हो या सब्जेक्ट आपका उस वर्ड को कहीं किसी चीज़ से एसोसिएट कर ले। जैसे मान लीजिए आपने एक ट्रायग्राम बनाया VIP, CVC पैटर्न है V कॉन्सोनेंट, I वॉवेल एंड P कॉन्सोनेंट। पैटर्न CVC है, बट यह पैटर्न निरर्थक पद नहीं माना जाएगा, क्योंकि VIP CVC ट्रायग्राम होते हुए भी एक अर्थ प्रदान कर दे रहा है, VIP विशेष व्यक्ति। तो ऐसे ट्रायग्राम आप न बनाएं। जब आप ट्रायग्राम बना रहे हैं, ट्रायग्राम्स की एक लिस्ट बना रहे हैं, CVC ट्रायग्राम्स की एक लिस्ट बना रहे हैं, तो दूसरा प्रिकॉशन आपको बरतना ये होगा कि जब भी ये ट्रायग्राम आप बनाएं तो पहले ट्रायग्राम का अंतिम लेटर दूसरे ट्रायग्राम का पहला लेटर न हो। जैसे PIR पहला आपने बनाया, फिर RIX दूसरा आपने बना दिया, ऐसा न बनाएं। यहाँ R पहले का लास्ट लेटर है और दूसरे ट्रायग्राम का फर्स्ट लेटर है। ऐसे में भी एसोसिएशन बिल्ट हो जाता है और एक्सपेरिमेंट्स को प्रभावित करता है, रिजल्ट्स को प्रभावित करता है। तीसरा प्रिकॉशन आप बरतें कि जब आप ट्रायग्राम बना रहे हैं तो ऐसे दो लगातार ट्रायग्राम न हो जिसमें एक ही वॉवेल का यूज़ किया गया हो, एक ही स्वर का यूज़ किया गया हो। जैसे पहले आपने बनाया BIP और दूसरा आपने बना दिया TIQ। दोनों ट्रायग्राम CVC पैटर्न में है, लेकिन जो वॉवेल है वो I फर्स्ट ट्रायग्राम में भी है, सेकेंड ट्रायग्राम में भी है। ऐसा ट्रायग्राम एसोसिएशन बिल्ड करेगा। तो इन प्रिकॉशंस को बरतते हुए ट्रायग्राम्स बना के वर्बल लर्निंग के एक्सपेरिमेंट्स आप कर सकते हैं, और ऐसा अगर ट्रायग्राम आप बना रहे हैं तो वह CVC त्रिवर्ण कहलाएगा। इस पैटर्न का वर्बल लर्निंग के एक्सपेरिमेंट्स में काफ़ी यूज होता है। एक साइकोलॉजिस्ट थे अंडरवुड, उन्होंने थोड़ा सा इसमें चेंज किया और उन्होंने कहा कि जब हम CVC ट्रायग्राम बनाते हैं तो बहुत ऐसे ट्रायग्राम्स बन जाते हैं जिनका एसोसिएशन वैल्यू हाई होता है, मीन्स कोई न कोई उसकी मीनिंग निकल जाता है या प्रोनाउंसिएशन ऐसा होता है कि एसोसिएट सब्जेक्ट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ अंडरवुड ने एक नया पैटर्न दिया था CCV, मीन्स पहला लेटर आप कॉन्सोनेंट रखें, दूसरा लेटर कॉन्सोनेंट रखें और तीसरा लेटर वॉवेल रखें। जैसे BXU, इसके प्रोनाउंसिएशन में कठिनाई होती है और ऐसे ट्रायग्राम्स का एसोसिएशन वैल्यू लो होता है और ये कम्प्लीटली नॉनसेंस सिलेबल्स में आ जाता है, और इसके द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट कंपैरेटिवली अच्छा रिजल्ट देता है। वर्बल लर्निंग में दूसरे तरीके का जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वह CCC ट्रायग्राम कहलाता है। इसे व्यंजन पद या कॉन्सोनेंट सिलेबल्स कहा जाता है। CCC ट्रायग्राम मीन्स कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, इसमें वॉवेल का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे NQC, TRN इत्यादि। ऐसे कई तरीके के आप CCC पैटर्न में ट्रायग्राम्स बना सकते हैं और उसके बाद वर्बल लर्निंग के एक्सपेरिमेंट्स आप कर सकते हैं। जब आप CCC ट्रायग्राम्स बना रहे हैं तो उसमें आपको कुछ प्रिकॉशन बरतना होगा, कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। जैसे कोई भी दो ऐसा CCC ट्रायग्राम न हो जिसमें एक कॉन्सोनेंट का यूज़ दोनों ट्रायग्राम में लगातार किया गया हो। जैसे ZKP एक ट्रायग्राम, NKC दूसरा ट्रायग्राम, दोनों CCC पैटर्न में है, बट K ऐसा लेटर है जो कि पहले ट्रायग्राम में भी है और उसके जस्ट दूसरे ट्रायग्राम में भी है।
तो ऐसा ट्रायग्राम न बनाएं जिसमें एक कॉन्सोनेंट लगातार 2 ट्रायग्राम्स में रिपीट हुआ हो। और दूसरा प्रिकॉशन ये बरतें कि लगातार 2 सीसीसी पैटर्न में पहले पैटर्न का लास्ट लेटर दूसरे पैटर्न का फर्स्ट लेटर न करें। जैसे PZK दूसरा KLC, यहाँ K पहले का लास्ट है दूसरे का फर्स्ट है, तो ऐसा पैटर्न न बनाएं। इससे एसोसिएशन वैल्यू बढ़ जाता है और रिजल्ट्स हमारे प्रभावित होते हैं। वर्बल लर्निंग में जो तीसरे प्रकार की सामग्री यूज़ की जाती है उन्हें बहुपदीय निरर्थक इकाइयाँ या मल्टीसिलेबल नॉनसेंस यूनिट्स कहा जाता है। इसमें 3 से अधिक लेटर्स लेकर नॉनसेंस सिलेबल्स बनाए जाते हैं या मटेरियल्स बनाए जाते हैं। जब हम 4 लेटर लेकर कोई नॉनसेंस सिलेबल्स बिल्ड करते हैं तो उन्हें टेट्राग्राम कहा जाता है या चतुर्वर्णीय निरर्थक पद कहा जाता है, जैसे THOG, DATX इत्यादि। जब आप 5 लेटर से कोई निरर्थक पद बनाते हैं उन्हें पेंटाग्राम कहा जाता है, जैसे GHKUD। ऐसे कई आप बना सकते हैं जिसमें 5 लेटर हों और वह पेंटाग्राम या मल्टी सिलेबल नॉनसेंस यूनिट कहा जाएगा। इसी प्रकार यदि 6 लेटर से आप कोई नॉनसेंस सिलेबल बना रहे हैं तो वह हेक्साग्राम कहलाता है। वर्बल लर्निंग में एक चौथे प्रकार का भी मटेरियल यूज़ किया जाता है जिसे नॉन वर्बल मटेरियल कहा जाता है। जैसे कोई ज्योमेट्रिकल फिगर हो या कोई रैंडम पिक्चर हो, इसके द्वारा आप वर्बल लर्निंग की स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप नॉन वर्बल मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्बल लर्निंग में बेसिकली 4 तरीके के मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। पहला CBC पैटर्न, दूसरा CCC पैटर्न, तीसरा मल्टी सिलेबल नॉनसेंस यूनिट्स और चौथा नॉन वर्बल मटेरियल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और यह देखते हैं कि वर्बल लर्निंग की स्टडीज़ आप किन किन विधियों द्वारा कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग की जो स्टडीज़ होती हैं उसमें बेसिकली 5 तरीके के मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। जो पहला मेथड है वो कहलाता है मेथड ऑफ सीरियल लर्निंग या मेथड ऑफ सीक्वेंशियल लर्निंग, जिसे हिंदी में क्रमिक सीखना विधि कहते हैं। जो दूसरी विधि है उसे मेथड ऑफ फ्री रिकॉल कहा जाता है, मुक्त पुनः स्मरण विधि। जो तीसरी विधि है उसे मेथड ऑफ प्रॉम्प्टिंग एंड एंटीसिपेशन, अनुबोधन तथा पूर्वाभ्यास की विधि कहा जाता है। चौथी विधि है मेथड ऑफ पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग, युग्मित सहचर विधि। और 5वीं विधि मेथड ऑफ रिकॉग्निशन लर्निंग या प्रत्यभिज्ञान सीखने की विधि। चलिए देखते हैं कि इन विधियों द्वारा वर्बल लर्निंग के एक्सपेरिमेंट्स कैसे किए जाते हैं। पहला मेथड ऑफ सीरियल लर्निंग या मेथड ऑफ सीक्वेंशियल लर्निंग। इस विधि का निर्माण एबिंगहाउस ने किया था। इसमें क्या होता है कि जो वर्बल लर्निंग के मटेरियल्स होते हैं उनको किसी खास क्रम में प्रयोज्य के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स में मेमोरी ड्रम का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले नॉनसेंस सिलेबल्स प्रिपेयर कर लिए जाते हैं, फिर उन नॉनसेंस सिलेबल्स को एक निश्चित क्रम में मेमोरी ड्रम के द्वारा सीरियली प्रयोज्य के सामने कुछ सेकंड्स के लिए प्रस्तुत किया जाता है और प्रयोज्य को इंस्ट्रक्शन होता है कि आप इस पूरी सूची को देखते जाएं और देखने के बाद उसी क्रम में रिकॉल करें जिस क्रम में इन सूचियों को प्रस्तुत किया गया है या इन नॉनसेंस सिलेबल्स या निरर्थक पदों को प्रस्तुत किया गया है। और जितने निरर्थक पदों को सही क्रम में प्रयोज्य प्रस्तुत कर देता है उस आधार पर उसके वर्बल लर्निंग का मेजरमेंट कर लेते हैं। यह मेथड सीरियल लर्निंग या सीक्वेंशियल लर्निंग कहलाता है। दूसरी विधि है मुक्त पुनर्स्मरण विधि या मेथड ऑफ फ्री रिकॉल। इस मेथड में भी एक्सपेरिमेंट्स का तरीका पहली विधि के जैसा ही है, लेकिन एक विशेष अंतर है। इसमें प्रयोज्य को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपके सामने कुछ नॉनसेंस सिलेबल्स प्रस्तुत किए जाएंगे और आप उनको ध्यान से देखें
और पूरी सूची प्रस्तुत होने के बाद आप उनका रिकॉल करें। आप सूची के निरर्थक पदों का रिकॉल किसी भी क्रम में कर सकते हैं, जो आपको याद आए आप उसको बताते जाएं। मीन्स यहाँ क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता है, इसीलिए इसको फ्री रिकॉल कहा जाता है। रिकॉल विदाउट एनी सीक्वेंस, रिकॉल विदाउट एनी सीरियल। जब मेथड ऑफ फ्री रिकॉल से स्टडी करते हैं तो ऐसे रिकॉल में दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। आपने लिस्ट प्रस्तुत की और प्रयोज्य से रिकॉल लिया, आप उसकी स्टडी करें तो आप देखेंगे जो लिस्ट के प्रारंभ के कुछ शब्द थे उसका रिकॉल और लिस्ट के अंतिम कुछ शब्दों का रिकॉल प्रयोज्य ज़्यादा करता है। जब प्रयोज्य सूची के प्रारंभिक शब्दों का रिकॉल ज़्यादा करता है, यह वर्बल लर्निंग में प्राइमेसी इफेक्ट या प्राथमिकी प्रभाव के नाम से जाना जाता है। और जब प्रयोज्य सूची के अंतिम शब्दों का ज़्यादा रिकॉल करता है तो यह रिसेंसी इफेक्ट या आसन्नता का प्रभाव कहा जाता है। और फ्री रिकॉल में यह प्राइमेसी इफेक्ट और रिसेंसी इफेक्ट अक्सर दिखते हैं। वर्बल लर्निंग का जो तीसरा मेथड है वो मेथड है मेथड ऑफ प्रॉम्प्टिंग एंड एंटिसिपेशन या अनुबोधन तथा पूर्वाभ्यास की विधि। इस विधि द्वारा वर्बल लर्निंग के एक्सपेरिमेंट्स कैसे किए जाते हैं। इसमें सबसे पहले नॉनसेंस एलेबल्स की सूची आपने बना ली, फिर उस सूची को 2-2 सेकेंड के लिए मेमोरी ड्रम के द्वारा प्रयोज्य को दिखाया। प्रयोज्य को इंस्ट्रक्शन यह दिया जाता है कि पूरी सूची देखने के बाद मैं पहला शब्द आपको दिखाऊंगा, आपको एंटिसिपेट करना है कि सूची में उसके बाद वाला शब्द क्या था। प्रयोज्य को पहले आपने पूरी सूची दिखाई, फिर सूची का पहला शब्द 2 सेकेंड के लिए दिखाया। प्रयोज्य एंटिसिपेट किया, वह बताया कि इसके आगे का शब्द यह था। प्रयोज्य द्वारा बताया गया शब्द गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। फिर एक्सपेरिमेंटर उस शब्द को दिखाता है और फिर उस शब्द के बाद वाले शब्द को एंटिसिपेट करने को कहता है और इसी क्रम में वह आगे बढ़ते जाता है। यह मेथड सीक्वेंशियल लर्निंग की ही तरह है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि सीक्वेंशियल लर्निंग में सब्जेक्ट को सही उत्तर नहीं पता चल पाता है, लेकिन मेथड ऑफ एंटिसिपेशन में प्रयोज्य शब्द गलत बताए या सही बताए, एक्सपेरिमेंटर उसको दिखाता है और एक्सपेरिमेंटर यह प्रोसेस तब तक रिपीट करता है जब तक कि वह अपने क्राइटेरिया पर नहीं पहुंच जाता है। वर्बल लर्निंग की चौथी विधि है मेथड ऑफ पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग या युग्मित सहचर विधि। युग्मित सहचर विधि में एक्सपेरिमेंटर क्या करता है कि नॉनसेंस सिलेबल्स के पेयर बना देता है। 2-2 शब्दों के वह युग्म बना लेता है और उन युग्मों को प्रयोज्य के सामने प्रस्तुत करता है। जब 2 शब्दों का पेयर बनाया जाता है तो पेयर का पहला वर्ड स्टेमलेस वर्ड कहलाता है और पेयर का दूसरा वर्ड रिस्पॉन्स वर्ड कहलाता है। इन पेयर्स को एक एक करके प्रयोज्य के सामने प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत करने के बाद एक्सपेरिमेंटर उस पेयर का एक वर्ड, पहला वर्ड अर्थात स्टेमलेस वर्ड प्रेजेंट करता है और प्रयोज्य को रिस्पॉन्स वर्ड मीन्स पेयर का दूसरा वर्ड बताना होता है। यहाँ सब्जेक्ट स्टेमलेस वर्ड और रिस्पॉन्स वर्ड को एसोसिएट करना सीखता है। इसी प्रकार से सभी पेयर्स की सूची प्रेजेंट करने के बाद स्टेमलेस वर्ड प्रेजेंट किया जाता है और सब्जेक्ट को रिस्पॉन्स वर्ड रिकॉल करना होता है। इस तरीके से अगर वर्बल लर्निंग में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप मेथड ऑफ पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग का यूज़ कर रहे हैं। वर्बल लर्निंग की 5वीं विधि है मेथड ऑफ रिकॉग्निशन लर्निंग या प्रत्यभिज्ञान विधि या पहचान विधि। डी अमेटो ने इसे वर्बल डिस्क्रिमिनेशन मेथड का भी नाम दिया है। इसमें सबसे पहले नॉनसेंस सिलेबल्स की एक लिस्ट बना ली जाती है, फिर उस लिस्ट को 2-2 सेकेंड के लिए मेमोरी ड्रम के थ्रू सब्जेक्ट को दिखाया जाता है। जब पूरी लिस्ट सब्जेक्ट को दिखा दी जाती है तो उस लिस्ट में कुछ नए नॉनसेंस सिलेबल्स ऐड कर दिए जाते हैं और नए नॉनसेंस सिलेबल्स को ऐड करने के बाद प्रयोज्य के सामने फिर प्रस्तुत किया जाता है और प्रयोज्य को यह पहचानना होता है कि जो पहले लिस्ट दिखाई गई थी
उसके वर्ड कौन कौन से हैं। इसीलिए इसको मेथड ऑफ रिकॉग्निशन या पहचान विधि भी कहा जाता है। और यह प्रक्रिया एक्सपेरिमेंटर तब तक दोहराता है जब तक कि उसने जो पूर्व में क्राइटेरिया बनाया हुआ है उस क्राइटेरिया पर वह पहुंच न जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्बल लर्निंग के एक्सपेरिमेंट्स बेसिकली 5 मेथड्स द्वारा किए जाते हैं। पहला मेथड ऑफ सीरियल और सीक्वेंशियल लर्निंग, मेथड ऑफ फ्री रिकॉल, मेथड ऑफ प्रॉम्प्टिंग एंड एंटिसिपेशन, मेथड ऑफ पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग एंड मेथड ऑफ रिकॉग्निशन लर्निंग। जब वर्बल लर्निंग के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं तो एक महत्वपूर्ण चीज़ सामने आती है कि प्रयोज्य जो लिस्ट देखता है और उसका रिकॉल करता है उसके बीच एक प्रक्रिया चलती है और वह प्रक्रिया संगठनात्मक प्रक्रिया कहलाती है या ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस इन वर्बल लर्निंग कहलाता है। और ये ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स ओवरऑल रिकॉल को बढ़ा देते हैं। संगठनात्मक प्रक्रिया क्या है? संगठनात्मक प्रक्रिया से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से होता है जिसके द्वारा सूचनाओं के निवेश इनपुट्स तथा निर्गत आउटपुट के बीच परिवर्तन किया जाता है। मीन्स जो सूची उसको प्रेजेंट की जा रही है वो इनपुट है और जो रिकॉल कर रहा है वो आउटपुट है। इसके बीच ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस चलता है और यह ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस ओवरऑल रिकॉल में वृद्धि कर देता है। कैसे यह प्रक्रिया काम करती है, चलिए थोड़ा समझते हैं। पहली जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी है वह क्लस्टरिंग टेक्निक कहलाती है या गुच्छन प्रविधि कहलाती है। और जो दूसरी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी है वह सब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक कहलाती है या आत्मनिष्ठ संगठन प्रविधि कहलाती है। एक एक को देखते हैं और थोड़ा समझते हैं। पहला, क्लस्टरिंग टेक्निक या गुच्छन प्रविधि। गुच्छन प्रविधि बेसिकली 2 प्रकार की होती है। पहला श्रेणी गुच्छन या कैटेगरी क्लस्टरिंग और दूसरा साहचर्यात्मक गुच्छन या एसोसिएटिव क्लस्टरिंग। क्या है कैटेगरी क्लस्टरिंग इन वर्बल लर्निंग? कैटेगरी क्लस्टरिंग का प्रतिपादन बॉसफील्ड ने किया था। जब आप वर्बल लर्निंग के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और कुछ शब्दों की सूची प्रयोज्य के सामने प्रस्तुत करते हैं तो प्रयोज्य जब उसका रिकॉल करता है तो उन सूची के शब्दों को वो कैटेगराइज कर देता है। जैसे मान लीजिए आपने एक लिस्ट बनाई, उसमें कुछ एनिमल्स के नाम हैं, कुछ सिटीज़ के नाम हैं, कुछ वेजिटेबल्स के नाम हैं, कुछ प्रोफेशंस के नाम हैं। ऐसे मिक्स करते हुए एक आपने सूची बनाई। इनको अपनी लिस्ट में कैटेगराइज नहीं किया बल्कि रैंडमली उनको उसमें डाला हुआ है। प्रयोज्य के सामने आप प्रस्तुत करते हैं। जब प्रयोज्य से रिकॉल लेते हैं तो प्रयोज्य एक कैटेगरी के शब्दों को एक साथ रिकॉल करता है। जब प्रयोज्य के रिकॉल के पैटर्न को आप देखें तो जैसे वेजिटेबल्स के नाम है, वेजिटेबल्स के सभी शब्दों को वो एक साथ रिकॉल करता है। सिटीज़ के सभी शब्दों को वो एक साथ रिकॉल करता है। एनिमल्स के सभी शब्दों को वो एक साथ रिकॉल करता है, जबकि आपने लिस्ट में उनको अलग अलग किया हुआ था। यही प्रक्रिया कैटेगरी क्लस्टरिंग कहलाती है। और जब सब्जेक्ट वर्बल लर्निंग के एक्सपेरिमेंट में कैटेगरी क्लस्टरिंग करना शुरू कर देता है तो ऐसे में ओवरऑल रिकॉल की मात्रा बढ़ जाती है। मीन्स इनपुट तो आपने रैंडम किया था लेकिन आउटपुट ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है और जहां आउटपुट ऑर्गेनाइज्ड होता है वहां ओवरऑल रिकॉल में वृद्धि हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटेगरी क्लस्टरिंग। ये कैटेगरीज 2 प्रकार की होती हैं। एक एग्जॉस्टिव कैटेगरी कहलाता है जिसको संपूर्ण श्रेणी कहा जाता है और दूसरा नॉन एग्जॉस्टिव कैटेगरी जिसे असंपूर्ण श्रेणी कहा जाता है। ऐसी श्रेणी जिसके सभी शब्दों को एक साथ डाल दिया गया हो वह एग्जॉस्टिव कैटेगरी कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपने एक लिस्ट बनाई और सोलर सिस्टम के सभी एलिमेंट्स को आपने उसमें डाल दिया। इस तरीके की कैटेगरी एग्जॉस्टिव कैटेगरी कहलाती है। और कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं कि जिनके सभी शब्दों को आप एक्सपेरिमेंट्स में डाल नहीं सकते हैं। जैसे नेम ऑफ एनिमल्स, नेम ऑफ बर्ड्स, बहुत सारे हैं, आप उनको एक्सपेरिमेंट्स में एक साथ सभी को नहीं डाल सकते हैं। तो यह नॉन एग्जॉस्टिव कैटेगरी कहलाता है।
और एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया है कि एग्जॉस्टिव कैटेगरी का रिकॉल नॉन एग्जॉस्टिव कैटेगरी के रिकॉल से अधिक होता है। दूसरी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी थी आत्मनिष्ठ संगठन प्रविधि या सब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक। सब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक की शुरुआत साइकोलॉजिस्ट थे टूलविंग 1962 में किया था। आत्मनिष्ठ संगठन प्रविधि में सूची के शब्द किसी विशेष श्रेणी के नहीं होते हैं, फिर भी प्रयासों के बढ़ने के साथ साथ प्रयोज्य अपनी तरफ से उनको व्यवस्थित करना शुरू कर देता है। चूंकि बिना श्रेणी के होते हुए भी प्रयोज्य अपनी तरफ से उनका श्रेणीकरण करने लगता है, इसलिए इसको आत्मनिष्ठ संगठन प्रविधि या सब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक कहा जाता है। एक साइकोलॉजिस्ट थे मिलर, जिन्होंने इस पर काफ़ी काम किया और इस सब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक को उसने एक नाम दिया जिसको चंकिंग कहा जाता है। और अपने एक्सपेरिमेंट्स के बाद मिलर ने बताया कि सब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन या चंकिंग और ओवरऑल रिकॉल में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है, या जैसे जैसे सब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है वैसे वैसे ओवरऑल रिकॉल की मात्रा भी बढ़ती जाती है। मीन्स दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। तो वर्बल लर्निंग के इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि वर्बल लर्निंग क्या है, वर्बल लर्निंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वर्बल लर्निंग के एक्सपेरिमेंट्स में मटेरियल्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, वर्बल लर्निंग के मेथड्स कौन कौन से हैं जिनके द्वारा हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और वर्बल लर्निंग में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजीज़ कौन कौन सी होती हैं जिनके द्वारा हम अपने रिकॉल को बढ़ा सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और आगे साइको टॉक में साइकोलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, लर्न साइकोलॉजी, एनहांस योर लाइफ। थैंक यू।